तो शुरुआत एक लड़की सू से होती है जो कि रोड पर भाग रही होती है। यहाँ पर सू के साथ उसकी दोस्त लिल भी होती है। ये दोनों रोड पर इसीलिए भाग रहे होते हैं बिकॉज इनको एक डिश खरीदनी होती है। ये नहीं चाहती थी कि वो ख़त्म हो जाए, लेकिन ये जैसे स्टोर के अंदर जाती है वो डिश मांगती है तो उसके सामने खड़ी हुई लड़की बताती है कि माफ़ कीजिएगा वो तो ख़त्म हो गई है, लास्ट 2 ही बची थी और वो उस कस्टमर ने खरीद लिया, चाहे तो आप जाकर उनसे बात कर सकती है, शायद से वे मान जाए। तो वे कस्टमर की तरफ इशारा करके बता देती है। जैसे दोनों उसे देखती है तो वहाँ पर लू होता है। लू की खूबसूरती को देखकर तो ये दोनों ही हैरान हो जाती है, उसे देखने लगती है कि ये कितना ज़्यादा हैंडसम लड़का है। यहाँ पर लिन तो उसके प्यार में ही गिर जाती है और फिर अपने फ्रेंड से कहती है ये कितना ज़्यादा हैंडसम है, जाओ जाकर उसे वीचैट नंबर लेकर आ जाओ प्लीज़, क्योंकि वो मुझे पसंद आ गया, वो कितना ज़्यादा हैंडसम है। जिस पर सू आगे तो बढ़ जाती है लेकिन वो पूरी तैयारी से आगे बढ़ रही होती है, यानी कि वो प्रैक्टिस कर रही होती है कि बार बार उसे ये बातें बोलनी है उसे कि वो उस डिश को उससे किस तरीके से खरीदेगी। लेकिन इस बेचारे के अंदर तो कॉन्फिडेंस होता ही नहीं है। जिसके बाद में वो लिन की तरफ देखती है। इस पर लिन उसे हिम्मत देती है तो इस बंदे के अंदर भी हिम्मत आ जाती है और यह जैसे ही पीछे मुड़ती है तो वो लू से टकरा जाती है। जिसके बाद में सू लू की आंखों में ही खो जाती है। यहाँ पर लू उससे कहता है कि क्या कोई गड़बड़ है, जिस पर वो कहती है मिस्टर क्या आप खुद को सेल करना चाहोगे। ये बात सुनकर तो सभी आसपास के लोग एकदम हैरान हो जाते हैं, पर यहाँ पर जो हमारा हीरो होता वो तो पूरी तरीके से हैरान हो चुका होता है। तभी पीछे से लिन जोर से खांसने लग जाती है और कहती है ये कुछ ज्यादा ही हो गया है, बहुत डरावना लग रहा है। जिस पर तो सू को रियलाइज होता है कि उसने भी क्या बकवास किया और वो घबराकर अपने माथ पर अपने दोनों हाथ रख लेती है। तो सेल गर्ल हमारे हीरो को ध्यान से देखती है और कहती है वाह ये कितना ज़्यादा हैंडसम है। और फिर लू से वो कहता है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। जिस पर तो ये बंदी हाथ जोड़कर कहती है अरे मिस्टर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं था। वो झुककर उससे माफ़ी मांगने लगती है कि इसी बीच में लू दूसरी तरफ घूम जाता है और वो ये बंदी तो झुकने के बाद जैसे ही खड़ी होती है एकदम से, तो यहाँ पर वो लू के हाथ से इतनी जोर से टकराती है कि उसका जो फ़ोन था वो हवा में स्लो मोशन में उड़ने लग जाता है। और उसे पकड़ने के लिए यहाँ पर सू अपने फ़ोन को भी छोड़ देती है और दोनों के फ़ोन ज़मीन पर गिर जाते हैं। और इस मोमेंट के बाद तो यहाँ पर सू बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस हो जाती है और जल्दी से दोनों फ़ोनों को उठाकर अपने फ़ोन को अपनी पॉकेट में डाल लेती है और लू के फ़ोन को जल्दी से उसके हाथ में थमा देती है। लू वहाँ से जाने लगता है लेकिन तभी ये उसे रोककर कहती है। जिस पर तो लू वाज लाइक अब मेरा ये क्या नुकसान करना चाहती है। जिस पर वो कहती है दरअसल मैं इस ड्रेस को खरीदना चाहती हूँ। जिस पर लू बहुत ही प्यार से कहता है क्या तुम वाकई में इसे खरीदना चाहते हो। जिस पर तो ये बंदी एकदम से पोकेमोन बन जाती है और कहती है हाँ बिल्कुल। तभी लू इसको चुड़ाते हुए कहता है ये बेचने के लिए नहीं है। तो वो तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। जिस पर सू कहती है कि अरे प्लीज़ समझो ना मुझे ये चाहिए। तभी लू की नज़र उसके पहने हुए ब्रेसलेट के ऊपर पड़ जाती है और वो तुरंत ही उसका हाथ पकड़ लेता है। जिस पर तो सू एकदम से हैरान हो जाती है। वो सामने से कहता है कि क्या ये तुम्हारा है। ये बंदी अपना हाथ छुड़वाना चाहती थी लेकिन तभी पीछे से गिरने वाली होती है। जल्दी से लू इसको पकड़ लेता है। ये सीन देखकर तो लिन मन ही मन में बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है और धीरे से क्लैप करने लग जाती है। काफ़ी देर तक ये दोनों एक दूसरे की आंखों देखने के बाद में जल्दी से जो सू थी वो धक्का दे देती है लू को और कहती है क्या तुम पागल हो चुके हो। पर लू अपने ब्रेसलेट को देखने लग जाता है और इसे मौके का फ़ायदा उठाकर जल्दी से ये काउंटर के ऊपर पैसे रख देती है और पॉलीथीन उठाकर वहाँ से भाग जाती है। जिसके पीछे पीछे लिन भी भाग जाती है। जिस पर तो लू हैरान हो जाता है और कहता है फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। फिर दोस्तों हम नेक्स्ट सीन में इन दोनों को बाहर देखते हैं जहाँ पे लिन सू से कहती है वीचैट आईडी कहाँ पर है। जिस पर वो कहती है कौन सी वीचैट आईडी, क्या बोल रही हो तुम। ये सुनते के साथ तो लिन का ऊपर का माला गर्म हो जाता है और वो वहाँ पर अपनी बाजू चढ़ाना शुरू कर देती है और कहती है तुम एक बार फिर से मेरा कहा हुआ भूल गई हो ना। जिस पर सामने से सू कहती है अरे ऐसे कैसे हो सकता है, दरअसल बात ऐसी है कि मुझे तो वो आदमी बहुत ही ज़्यादा कॉमेडी लग रहा था, मुझको नहीं लगता है कि वो तुम्हारे लायक है, तुम्हें तो उससे भी ज़्यादा सुंदर और हैंडसम लड़के मिल जाएंगे। फिर हम यहाँ पर दोनों दोस्तों की थोड़ी सी प्यार भरी मस्ती देखते हैं और तभी यहाँ पर सू का फ़ोन रिंग हो जाता है और वो जल्दी से देखती है, कॉल रिसीव कर लेती है और बोलती है यस मॉम बोलिए। तो उसी तरफ हम मॉम को देखते हैं लेकिन ये सू की मॉम नहीं बल्कि लू की मॉम होती है। यहाँ पर पूरी तरीके से हैरान हो जाती है कि उनके बेटे के फ़ोन पर एक लड़की कैसे बात कर सकती है। गाइस इसका साफ साफ मतलब ये था कि दोनों के फ़ोन एक्सचेंज हो चुके थे। यहाँ पर लू की मॉम सोचती है कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे बेटे को अक्ल आ गई हो और उसने गर्लफ्रेंड बना ली हो, और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद वो दोबारा से बात करती है। तो उसी तरफ से यहाँ पर सू कहती है मैंने शॉपिंग कर ली है और अब हम घर वापस आ रहे हैं। और इधर से मॉम भी खुश हो जाती है और कहती है हाँ बिल्कुल
मैं तुम्हारे लिए ड्राइवर भेज देती हूँ और कॉल कट कर देती है। जिसके बाद में मेड को बुलाती है और कहती है जाओ जाकर सारा सामान खरीद कर लाओ, आज मेरी डॉटर इन लोग घर पर आ रही है, मैं खुद से खाना बनाना चाहती हूँ। यहाँ पर मोम की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था, उनके मन में तो लड्डू फूट रहे थे। दूसरी तरफ हम सू को देखते हैं जो कि कहती है ये थोड़ा अजीब था, खैर कोई बात नहीं, मुझे तो सिर्फ एक टैक्सी की ज़रूरत है और वो मुझे मिल गई है। इन दोनों के सामने एक बड़ी सी लग्जरियस कार रुक जाती है जिसे देखकर तो थोड़ी सी हैरान हो जाती है। ड्राइवर हमारी सू को कार में बैठने के लिए कहता है, जिस पर लिन कहती है कंपनी की सर्विस कितनी ज़्यादा अच्छी है, इन्होंने टैक्सी की जगह एक कार भेजी है। वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और एक बार फिर से कंफर्म करती है क्या वो उसी के लिए आई है। जब वो उसे हाँ में जवाब दे देता है तो फिर ये फुल एटीट्यूड दिखाते हुए कार के अंदर बैठ जाती है। कार तो यहाँ पर लू के घर के बाहर आकर रुक जाती है और ये आधी नींद में से कार से बाहर आती है जहाँ पर इसके सामने लू खड़ा होता है। उसको देखकर तो हैरान हो जाती है और कहती है ये कमीना मेरे सपनों में क्या कर रहा है, और उस गाल खींचने लग जाती है। जिस पर तो वो कहता है तुमने वैसे भी मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान कर दिया है। जिस पर ये बंदी की तो पूरी नींद ही उड़ जाती है और ये हैरान होकर उसे देखने लग जाती है। उससे कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर वो कहता है ये मेरा ही घर है। जिसके बाद वो कहती है मुझे लगता है कि मैंने इत्तेफाक से गलत रास्ता ले लिया है, और वो जाने लगती है। लेकिन लू उसे रोकता है और कहता है अगर ये इत्तेफाक है तो हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, और उसके वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाता है कहते हुए। जिस पर तो वो अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन फिर वो उसे अपना फ़ोन दिखाने लग जाता है और कहता है चलो मुझे मेरा फ़ोन वापस करो। उसके हाथ में अपना फ़ोन देखकर तो ये लड़की है एकदम हैरान हो जाती है। फिर वो अपने पॉकेट से फ़ोन निकाल कर कहती है कि अच्छा ये तुम्हारा फ़ोन है। जिस पर वो अपने फ़ोन ले लेती है, लेकिन तभी सू सामने से कहती है मेरे पास तुम्हारे फ़ोन था तो मुझे यहाँ पर किसने बुलाया। जिस पर लू कहता है मेरी मोम ने। जिसके बाद तो वो अपने फ़ोन लेने की कोशिश करती है, लेकिन ये बंदा तो अपने हाथ को और ज़्यादा ऊंचा कर लेता है। तभी इन दोनों के बीच में एक रोमांटिक सा सीन क्रिएट हो जाता है और अंदर से मोम भी आ जाती है और वो इन दोनों का ऐसे देख लेती है और वो तुरंत ही कहती है अरे तुम दोनों बाहर क्या कर रहे हो, जल्दी से अंदर आ जाओ और खाना खा लो। वो जाने लगती है, पीछे से सू उसे बताने की कोशिश करती है कि ऐसा नहीं है, लेकिन तभी लू तो उसे पकड़ कर अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है मेरी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करो। इसके लिए तो सू तुरंत इनकार कर देती है। जिस पर वो कहता है तुम ही वो इंसान हो जिसने मेरी मॉम का कॉल रिसीव किया था और उन्हें अब गलत फैमिली हो गई है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, और वो बहुत ही ज़्यादा खुश है और अपने हाथ से खाना भी बना रही है। ये बेहतर होगा कि तुम मेरी मदद करो इसको सुलझाने में। पर वो तो तुरंत ही कह देती है ये सिर्फ एक गलत फैमिली है, हम इसे अभी ठीक कर सकते हैं उन्हें सच्चाई बताकर। जिस पर ये बंदा तो उस स्लैक्स की पोलोथीन को दिखाते हुए कहता है मुझे लगता है अभी तुम्हें नहीं चाहिए। जिस पर तो हैरान हो जाती है और कहती है तुमने ये कब मेरे हाथ से लिया। जिसके बाद में फ्लैशबैक हमें दिखाया जाता है जिस समय लू ने सू के हाथ से ये पोलोथीन बैग लिया होता है। बाद में लू कहता है देखो मेरी मॉम बहुत ही ज़्यादा खुश है। जिस पर ये कहती है मैं अभी चाकर ने सारी सच्चाई बता देती हूँ। पर लू कहता है तो फिर तो मुझे लगता है कि ये स्नैक्स उसी के पास रहेंगे जिसने इसे पहले खरीदा था, मतलब जो इसका असली मालिक है। पर वो कहती है ऐसा नहीं है, मैंने इसके लिए पे किया है, ये मेरा। पर लू कहता है वैसे मेरी मॉम ने एक टेबल तैयार की है जिस पर अच्छी अच्छी डिशेज़ है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है वो, जिनका नाम सुनकर थोड़ी सी पिघल जाती है, लेकिन फिर एकदम सख्त गर्ल की तरह बनकर दिखाती है और कहती है कोई खाना नहीं खाना मुझे। लेकिन तभी इसके पेट से आवाज़ आती है जिसका मतलब था इसे भूख लगी थी। पर लू तो वापस से इसे कहता है ये एकदम सही फैसला है। पर वो तो तभी कहती है भले ही मैं भूखी मर जाऊँ लेकिन वो खाना मैं नहीं खाऊंगी, मैं यहाँ से रेंगती हुई चली जाऊँगी लेकिन वो खाना नहीं खाऊंगी। इसके बाद में सीन ये पे कट हो जाता है और हमें दोस्तों अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लू लिन के साथ ही हॉस्पिटल जाती है क्योंकि इसकी नेक में प्रॉब्लम थी। डॉक्टर कैबिन के बाहर लिन उसे बताती है कि मैंने सुना है ये डॉक्टर बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है और यहाँ पर मैं स्पेस तुम्हारे साथ इसीलिए आई हूँ ताकि मैं यहाँ पर इस डॉक्टर को देख सकूँ। उसके बाद में दोनों कैबिन के अंदर चली जाती है एंड यहाँ पर डॉक्टर और कोई नहीं बल्कि लू होता है। पर क्योंकि उसने मास्क लगा रखा होता है इसलिए दोनों पहचान नहीं पाती है, लेकिन ये बंदा तो इन्हें पहचान लेता है। वहाँ पर लू अपनी नर्स से एक टूल मंगाता है जिसे वो दूसरे पेशेंट का इलाज करने वाला था। अब इस टूल को देखकर तो यहाँ पर सू काफ़ी हैरान हो जाती, घबरा जाती है और अपने ख्याली दुनिया में पहुँच जाती है जहाँ पे डॉक्टर उसके ऊपर हथियार से हमला करने आ रहा था। अपने ख्याल से बाहर आती है ये तो तुरंत अपनी दोस्त से कहती है चलो यहाँ से चलते हैं। जिस पर वो कहती है ऐसे कैसे जा सकते, अभी तो मैंने डॉक्टर को देखना ही शुरू किया और तुम अभी से मुझे यहाँ से लेके जाना चाहती हो। सू कहती है अरे बहन एक बार तो यहाँ से बाहर चल, मैं तुझे 10-10 हैंडसम लड़के दिखा दूंगी, तू उनको घूर के देख लेना। जिस बात पर लिन मान जाती है और वहाँ से जाने लगती है खुशी खुशी।
लेकिन तभी यहाँ पर सू नीचे मुड़ के देखते हैं। अब जो पेशेंट थी यहाँ पर पहले आई थी वो अपनी गर्दन पकड़कर यहाँ से जा रही होती है। उसे देखकर तो सू की हालत और भी ज्यादा काबू हो जाती है, जिसके बाद ये तुरंत ही लू का हाथ पकड़कर कहती है, अरे डॉक्टर, आप तो एक चमत्कारी डॉक्टर है। जैसे मैंने आपको देखा मेरी गर्दन का दर्द एकदम ठीक हो गया है। पर यहाँ पर लू सामने से कहता है, अभी तो तुम्हें बहुत ही दर्द हो रहा था ना, मैंने तो तुम्हारा इलाज किया भी नहीं है अभी तक, फिर कैसे ठीक हो गया। पर यहाँ पर सू तुरंत ही कहती है, अरे अरे, मैंने कहा ना आपके दर्शन हो गए तो ठीक हो गया। मेरी गर्दन अब बिल्कुल दर्द नहीं कर रही है। अपनी गर्दन को वो जैसे जैसे ही चारों तरफ घुमाती है तो एक बार फिर से इसकी गर्दन चटक जाती है। पर तो तुरंत ही लू सामने से कहता है, ऐसा दोबारा मत करना वरना तुम्हारी हालत और भी ज़्यादा खराब हो जाएगी। पर यहाँ पे सामने से सू कहती है, क्या ऐसा नहीं हो सकता है अगर मैं इलाज ना करवाऊँ। जिस पर लू कहता है, बिल्कुल तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम इलाज कराओ या ना कराओ ये तुम्हारा फैसला है, इसमें मैं भला क्या कर सकता हूँ। बस मैं तो सिर्फ इतना बोलूँगा, और ज़्यादा देरी हुई तो तुम्हारी गर्दन में लकवा मार सकता है और फिर चाहे तुम ठीक भी हो जाओ तो उसके बावजूद भी तुम्हें टेढ़ी गर्दन के साथ ज़िंदगी भर जीना होगा। तुम खाना भी नहीं खा पाओगी। खाने का नाम सुनते तो यहाँ पर बेचारे का दिल ही टूट जाता है और कहती है, क्या। जिस पर डॉक्टर कहता है, क्योंकि तुम ठीक नहीं होना चाहती हो तुम जा सकती हो, और पीछे मुड़ने लगता है। लेकिन तभी उसका हाथ पकड़ लेती है वो और फिर जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर कहती है, मैं इसके लिए तैयार हूँ। उस पर लू कहता है, तो फिर ठीक है बैठ जाओ। एंड बाद में वो अपने दिल पर पत्थर रखते हुए बैठ जाती है। लू उसकी बॉडी को एग्जामिन करना स्टार्ट कर देता है और वो हर एक बॉडी पार्ट पर हाथ रखकर पूछ रहा होता है, क्या यहाँ पर पेन हो रहा है। वो इशारा करती है नहीं। बाद में वो नेक के पास रखता है अपनी उंगलियाँ, पूछता है यहाँ पर, तो वो जवाब देती हाथ। जिसके बाद वो कहता है, तुम्हें तो जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। सीरियस का नाम सुनते तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। जिसके बाद लू की तरफ वो घूमती है और कहती है, डॉक्टर, मैं टेढ़ी गर्दन के साथ जिंदा नहीं रहना चाहती हूँ। जिस पर वो कहता है, कोई बात नहीं, मैं इसको ठीक कर दूंगा, मुझे थोड़ी सी तुम्हारी मालिश करनी होगी और फिर तुम्हें डेली आना होगा यहाँ पर चेकअप कराने के लिए। ये सारी बातें तो नर्स के सर के ऊपर से जा रही होती है, क्योंकि ऐसे तो उनके यहाँ पर इलाज होता ही नहीं था। वो तुरंत ही लू से कहती है, डॉक्टर, क्या ये नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल यानी कि टेढ़ी मेढ़े सोने की वजह से हुआ। पर तुरंत ही ये कहता है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा अकेले में। उसके बाद में यहाँ पर ये बंदा उसको बिल देते हुए कहता है, चलो जाओ और बिल चुकाओ। बिल देकर तो ये बंदी का रिएक्शन होता है, क्या इतना ज़्यादा महंगा, ज़रूर इस अस्पताल में कोई तो गड़बड़ है। पल्लू कहता है, तुमने क्या कहा। तुरंत ही कहती है ये, अरे नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही मच्छर भगा रही थी। अब जब ये बंदी जाने लगती है तो तुरंत ही दूसरी डॉक्टर की एंट्री हो जाती है एंड वो यहाँ पर लू का नाम लेते हुए उसे एक रिपोर्ट देता है देखने के लिए। सू भी लू का नाम सुन लेती है और फिर वो उसकी तरफ देखती है और कहती है, क्या तुम लू हो। पर यहाँ पर लू तो तुरंत ही इग्नोर करके उस रिपोर्ट को देखना शुरू कर देता है। उसके बाद में ये बंदी उसका फोटो आईडी कार्ड देख लेती है और फिर कहती है, ये तो तुम ही हो। उसके बाद ये बंदा भी अपना मास्क हटाकर खड़ा हो जाता है और कहता है, देख लो सरप्राइज, तुम दोनों फिर से मिल गए, क्या इत्तेफाक है ना। यहाँ पर लिन तो सिर्फ लू को ही घूरे जा रही होती है कि वो कितना ज़्यादा हैंडसम है और कहती है, वाह, तुम तो वही हैंडसम लड़के हो ना, हमें रेस्टोरेंट में मिले थे। तुरंत ही सू कहती है, मुझे बहुत सारे काम है इसलिए पहले मैं यहाँ से जा रही हूँ। लेकिन तुरंत ही लू उसके शोल्डर पर हाथ रखकर कहता है, इतनी जल्दी क्या है तुम्हें जाने की। वो उसके क्लोज आ जाता है, ये अपनी आँखें बंद कर लेती है। लू कहता है, तुम मेरी पेशेंट हो। तभी लिन कहती है, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। जिस पर सू तो ना बोलती है लेकिन लू हाँ बोलता है। दोनों एक दूसरे को बड़ी बड़ी आंखें करके देखने लग जाते हैं। फिर लू ना बोलता है और यहाँ पर जो सू होती है वो हाँ बोलती है। जिसके बाद लू उसको कहता है, हम दोनों ने बस एक दूसरे को एक रात से नहीं देखा है और आज तुमने मुझसे मुंह मोड़ लिया। तुम इतनी ज़्यादा खुदगर्ज कैसे हो सकती हो। और उन दोनों की यहाँ पे ये सारी बातें लिन बड़े ही ध्यान से सुन रही होती है। पर तो तुरंत ही सू से कहती है, मेरा मजाक मत उड़ाओ। जिसके बाद लू लिन की तरफ घूमता है और कहता है, दरअसल मुझे ना इनका इलाज करना। वो तुरंत ही सामने से कहती है, बस मैं समझ गई, तब तक मैं यहाँ पर हूँ, तब तक तो तुम दोनों को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। एंड वो नर्स को भी अपने हाथ से इशारा करके बाहर ले जाती है दरवाजे से। वहाँ पर सू को भी वो इशारा करती है। फिर सू भी ऐसे रिएक्ट करने लग जाती है जैसे वो अभी उसका हाथ पकड़ के खींच लेगी और ये बंदी सामने से दरवाज़ा लगा देती है। जिसके बाद लू अपने कोट के बटन खोलने लग जाता है। यहाँ पर सू घबरा जाती है, वो पीछे हटने लग जाती है और कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, ये हॉस्पिटल है, अगर तुम करोगे तो अच्छा नहीं होगा ये सब कुछ। जिस पर वो सामने से कहता है, अरे तुम मेरी पेशेंट हो, मुझे तुम्हें अच्छी सर्विस देनी होगी, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे पैसे वेस्ट हो जाए। उसके बाद वो अपना कोट साइड में फेंक देता है और इस बंदी के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाता है
तो ये अपनी आंखें बंद कर लेती है और जोर से चिल्लाती है और इसकी चीखी की आवाज़ बाहर खड़ी हुई लिन भी कान लगाकर सुन रही होती है। फिर हम इस बंदी के बचपन का एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर ये अंधेरे में बैठकर रो रही होती है और अपने पेरेंट्स को बुला रही होती है क्योंकि इसे डर लग रहा था। तभी दरवाज़ा खुलता है और एक छोटा सा लड़का अंदर आ जाता है जिसे देखकर ये कहती है फाइनली तुम आ ही गए। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है इस छोटे लड़के के हाथ पर भी वही ब्रेसलेट होता है जो कि यहाँ पर सू के हाथ में था। ये दोनों बच्चे जब यहाँ से निकल रहे होते हैं तो एक मैन यहाँ पर इनके सामने आ जाता है और वो भी बेसबॉल बैट लेकर। वो लू से कहता है कि मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर कैसे आए और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें धोखा देने की। और फिर वो आदमी अब बेसबॉल बैट उठाकर उसको मारने ही वाला होता है पर तभी यहाँ पर सू की नींद खुल जाती है और हमें पता चलता है सपना देख रही थी। तुरंत इसके पास लिन आ जाती है और वो कहती है क्या तुम ठीक हो, जिस पर ये कहती है हाँ मैं ठीक हूँ एंड अपने ब्रेसलेट को निहारने लग जाती है। तभी सामने से लिन भी उसको बताती है कि यूनिवर्सिटी में मिस्टर लू स्पीच देने के लिए आने वाले हैं और मुझे लगता है कि वो हमारा इंटरव्यू भी लेंगे। तो सामने से यहाँ पर सू कहती है क्या क्या सच कह रही हो तुम, कब हुआ कैसे हुआ। सामने से लिन कहती है मैंने सुना है कि प्रोफेसर लू बहुत ही ज़्यादा गुस्सेल है और वो थोड़ी सी सनकी भी है, क्या वाकई में तुम इंटरव्यू देने के लिए जाओगी। तो सू कहती है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं बस हॉस्पिटल में काम करना चाहती हूँ, मेरे बचपन का सपना है, मुझे बस प्रोफेसर लू को अपना इंटरव्यू देकर उसे इम्प्रेस करना होगा, ऐसा करने से मुझे कोई भी नहीं रोक सकता है। बाद में जब ये क्लास में पहुँचती है तो जाते तो इसकी मुलाकात यहाँ पर लू से हो जाती है जिसे देखकर हैरान हो जाती है। जिसके बाद में यहाँ पर लू अपनी स्पीच देना शुरू कर देता है। यहाँ पर तो ये बंदी की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो अपने ख्यालों की दुनिया में खो जाती है और बोल रही होती है सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया, ये कैसे हो सकता है, आखिर ये इंसान प्रोफेसर लू कैसे निकल सकता है, मेरी ज़िंदगी तो एकदम बर्बाद हो गई, मैं कैसे अपने सपने को पूरा करूँगी, मैं कैसे उस हॉस्पिटल में काम कर सकती हूँ जो कि मेरे बचपन का ड्रीम है। ये मन ही मन में रो रही होती है। जिसके बाद में ये बंदी एक बार फिर से अपने ख्याली दुनिया में पहुँच जाती है और यहाँ पर ये कोर्ट रूम में बैठी होती है, वो भी एक अपराधी के तौर पर। और यहाँ पर जज और कोई नहीं बल्कि लू होता है और यहाँ पर लू फूंक मारकर अपनी लटों को ऊपर कर रहा होता है, मतलब कि अपने बालों को ऊपर कर रहा होता है। ये सीन वाकई में फ़नी होता है और ये काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा होता है। उसके बाद में लू कहता है तुम्हारे ऊपर आरोप है कि तुमने अपने प्रोफेसर की इमेज को डुबाने की कोशिश की है, उसकी इंसल्ट की, साथ में कोर्ट की भी ज़्यादा इंसल्ट की है। कोर्ट तुम्हें सजा दे दी कि तुम्हें एक ऐसे आइलैंड पर भेजा जाएगा जहाँ ना खाना होगा ना पानी होगा, कुछ नहीं होगा। तुरंत ही वो अपने एक आदमी को ये सब कुछ लिखने के लिए कह देता है, जिस पर तो तुरंत ही यहाँ पर सू सामने से माफ़ी मांगना शुरू कर देती है, वो भी हाथ जोड़कर। तो गुस्से में यहाँ पर लू अपने हथौड़ा टेबल पर मारता है, कहता है ऑर्डर ऑर्डर, कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरीके से यहाँ पर जिद करने की, खड़े होकर हमसे सवालात करने की, और कहता है तुम अभी की अभी यहाँ पर भेजी दी जाओगी उस आइलैंड में। ये सब कुछ वो लिखवा भी देता है। सीन वापस से प्रेजेंट में आ जाता है, मतलब वो ख्यालों की दुनिया से बाहर आ चुकी होती है और बेचारी वो तो सदमे में चली जाती है। तभी लू इसके पास आ जाता है और कहता है अगले सवाल का जवाब तुम दोगी, क्योंकि वो तो अपने ख्यालों की दुनिया में थी अभी, इसीलिए उसको तो आवाज़ सुनाई नहीं दे रही होती है लू की। फिर वो ज़ोर से चिल्लाती मुझे माफ़ कर दो और खड़ी होती है और उसकी नाक पर ज़ोर से अपने बाल मार देती है। तो यहाँ पर लू गुस्से में कहता है तुम मेरी क्लास में ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम अपने टीचर पर ही हमला कैसे कर सकती हो। उस पर तो वो कहती है मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा मतलब ये नहीं था। और तभी यहाँ पर ये बंदा उसका फ़ोन उठा लेता है जिसमें इसने भर भर के उसके बारे में बुराइयाँ की होती है। लेकिन फिर यहाँ पर सू तुरंत ही अपना फ़ोन उसके हाथ से ले लेती है और फुल स्पीड में वहाँ से भाग जाती है और ये रोकते हुए रह जाता उसे, लेकिन सू तो रुकती नहीं है। लेकिन मेन बात यहाँ ये थी कि यहाँ पर लू ने कुछ भी पढ़ा नहीं होता उस फ़ोन में कि उसकी कितनी ज़्यादा तारीफ़ें लिखी होती है, और वो ये गलत फैमिली पाल लेता है कि शायद से यहाँ पर सू का कोई बॉयफ्रेंड है। इसके बाद में यहाँ पर लू के पास एक लड़की आती है और वो उसे लिस्ट देती है कि कल कौन कौन इंटरव्यू के लिए आने वाला है, जिसमें सबसे ऊपर यहाँ पर और किसी का नहीं बल्कि सू का नाम होता है। ये देखकर तो वो हैरान हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं सू को जो कि अपने रूम में आ जाती है और यहाँ पर वो लिन को सारी कहानी सुनाने लग जाती है और सामने से लिन कहती है ये कितनी अच्छी बात है, मिस्टर लू और डॉक्टर लू दोनों एक ही इंसान है। और सामने से हमारी जो सू होती है वो कहती है अभी तक तो मैं यही तो बता रही थी तुम्हें, वो दोनों एक ही है। तो लिन कहती है फिर तो इसमें तुम्हारा ही फ़ायदा है, तुम दोनों एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से जानते हो, जिसका साफ मतलब है
कल का इंटरव्यू तुम्हारा एकदम धांसू जाने वाला है और तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो सू कहती है बिल्कुल नहीं, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो, तुम्हें तो ये पता भी नहीं है कि मैं तो उसके मुंह पर उसकी बुराइयां करके आई थी। जब इंटरव्यू होगा तो जरूर वो मेरे ऊपर अपनी भड़ास निकालेगा और अपना बदला लेगा। अपने टेडी बियर की यहाँ पर सू धुलाई करते हुए अपना गुस्सा निकाल रही होती है, जिस पर तो सामने से लीन उससे सलाह देती है कि तुम उसे पटा लो, जिस पर वो कहती है क्या तेरा दिमाग सच में खराब हो गया। पर लीन आवाज लाई बिल्कुल नहीं यार, ये तो बहुत अच्छा तरीका है, तुम उसे पटा लो और देखो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। उसके बाद लू को वो याद करती है और फिर कहती है छी वो कितना ज़्यादा गंदा दिखता है, बिल्कुल नहीं, मैं यह बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ। वो लिन से कहती है मैं तुम्हें बता देती हूँ, भले ही दुनिया में सारे मर्द खत्म हो जाए लेकिन मैं फिर भी उसके पास नहीं जाऊँगी। जिस पर लिन उससे कहती है अपने इंटरव्यू के बारे में सोच, तुमने उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है। जिस पर सामने से सू कहती है बिल्कुल नहीं, मैं चाहे मर जाऊँ लेकिन ऐसा नहीं करूँगी। अपना सारा गुस्सा वो अपने टेडी बियर के ऊपर निकाल रही होती है। लेकिन हम अगले दिन का सीन देखते हैं, ये इंटरव्यू देने के लिए जाती है पर अलग ही सदमे में बैठी होती है। इंटरव्यू के टाइम पर लू के अलावा चारों और प्रोफेसर्स भी यहाँ पर बैठे होते हैं। उसके बाद लू सबसे पहले उसका नाम लेता है लेकिन वो सामने से कुछ भी रिएक्ट नहीं करती है क्योंकि वो अपने ख्यालों और सदमों भरी दुनिया पे होती है। उसके बाद वो पूछता है कि तुम इस हॉस्पिटल में काम क्यों करना चाहती हो, लेकिन वो अभी भी एकदम सदमे भरी दुनिया में होती है। पर वो हैरान हो जाता है और जोर से उसका नाम चिल्लाता है तो वो तो तुरंत ही घबरा कर खड़ी हो जाती है। जिस पर दूसरा प्रोफेसर कहता है अरे अरे आराम से जरा बैठ जाओ। एंड वो अपने क्वेश्चंस करता है कि बताओ कि किस तरीके के लोग साइकेट्रिस्ट बन सकते हैं। तो ये एकदम से अजीब से जवाब देने लग जाती है कि वो तो एकदम चिड़चिड़ा है, उसमें कोई भी सलीका नहीं है, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वो तो एकदम बंदर की तरह लगता है। ये सुनते तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और वो दूसरा डॉक्टर लू से कहता है आप दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या पहले से। जिस पर दोनों एक साथ इनकार कर देते हैं, एक दूसरे को हैरान होकर देखते हैं। फिर दोबारा से कहता है सच में नहीं जानता मैं। पर वो तो बेचारा डॉक्टर ये सोच रहा था कि मैं पूछ सवाल लू से रहा हूँ, जवाब यहाँ पर सू दे रही है। जिसके बाद सामने से सू कहती है दरअसल बात ऐसी है, मैं बस एक बार उसके घर गई थी, फिर हमने खाना खाया और फिर मैं वापस आ गई, जैसे गई थी वैसे ही, इतना ही, इसके अलावा वहाँ पर और कुछ भी नहीं हुआ हमारे दरमियान। यहाँ पर सू की लास्ट लाइन वाली तो इन सभी को शक में डाल देती है। जिसके बाद तो लू खुद ही उठकर यहाँ पर सू को कमरे से बाहर हाथ पकड़ के ले जाता है। दूसरी तरफ प्रोफेसर चिल्लाकर कहता है ज़रा रुको, अभी इंटरव्यू ख़त्म नहीं हुआ है। लेकिन एक दूसरा प्रोफेसर खड़ा होकर कहता है अरे अब भला किस बात का इंटरव्यू देखना है और लेना है, मैटर तो आपको देख ही रहा है ना इन दोनों का। और फिर वो उसके इंटरव्यू पर टिक कर देता है। इसका साफ मतलब था कि ये बंदी पास हो चुकी थी। तो गाइस इसी को कहते हैं रिश्तेदारों को जॉब देना, कि अगर इस बंदे की लू से शादी होगी तो ये इन डॉक्टरों की भाभी लगेगी। इसके बाद ये बंदा बाकी के डॉक्टर से भी कह देता है कि देखा जाए तो अब से इस लड़की को हमें भाभी कहना होगा। जिसके बाद सभी लोग हंसने लग जाते हैं। लू यहाँ पर सू को साइड में लेकर जाता है और कहता है क्या तुम मुझे इतना ज़्यादा पसंद करती हो कि इंटरव्यू के टाइम पर भी तुम्हें सिर्फ मेरे ख्यालात आ रहे थे। पर वो तुरंत ही कहती है बकवास करना बंद कर दो। जिस पर वो कहता है तो फिर अभी तुम क्या कर रही थी। पर वो तो कोई जवाब नहीं देती है। तो सामने से ही कहता है देखा जाए तो पहले मेरे घर पर आई थी तुम, और फिर हॉस्पिटल में आई थी, और फिर तुम मेरी क्लास में आई थी, और तुम यहाँ पर भी आ गई, जिसका साफ मतलब है कि तुम मेरा पीछा करी हो और मुझे पसंद करती हो। वो कहती है बकवास करना बंद कर दो। तभी लू सामने से कहता है अभी बकवास तुमने की है, इतने सारे लोगों को लग रहा होगा कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि चारों डॉक्टर्स एक मिरर से चिपक के इन दोनों को ही घूर रहे होते और जैसे लू इनकी तरफ देखता है ये चारों फुल स्पीड से भाग जाते। जिसके बाद में ये चिढ़ते हुए कहती है फिर मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी उनको समझाने में। पर वो कहता है तुम्हें ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे एक रास्ता मिल गया है। जिस पर वो कहते हैं कैसा रास्ता। तो लू इसके क्लोज आकर कहता है तुम वही नाटक करो जो तुमने पहले किया था। इस पर वो कुछ बोलने वाली होती है लेकिन यहाँ पर लू तो उसके लिप्स को पकड़ लेता है और कहता है देखो अपनी जबान चलाने की जरूरत नहीं है, तुम इसके लिए इनकार नहीं कर सकती हो। जिसके बाद में वो उसके क्लोज आ जाता है। तो यहाँ पर सू अपनी आंखें बंद कर लेती है कि जैसे वो उसे किस करेगा, लेकिन वैसा नहीं करता है और उसकी वो नाक पर टच करके कहता है कि कल मैं तुमको पिक करने के लिए आऊँगा, कि कल मेरी मॉम तुम्हारे बारे में पूछ रही थी और वो तुमसे मिलना भी चाहती है,
कि उनको तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा याद आ रही थी। जिस पर तो ये वो हैरान होकर सामने से कहती है, क्या तुम्हारा मतलब इस चीज़ से था? जिस पर लू की हाँ बिल्कुल, मैं क्या ही मांगूंगा और तुमसे। जिसके बाद में लू सू के दिल को तो सुकून मिलता है। सामने से वहाँ पर लू कहता है, कहीं तुम गलत तो नहीं समझ रही थी ना, या फिर तुम मेरे साथ कुछ करना चाहती हो? आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? जिस पर सू कहती है, बकवास मत करो। और वो कहता है, तो फिर ठीक है, मैं भी चाहता हूँ और कल काम के बाद तुम्हें पिक करने के लिए आऊँगा। वहाँ से वो चला जाता है, लेकिन पीछे से सू तो उसको भर भर के गालियाँ दे रही होती है। लेकिन तभी यहाँ पर लू अचानक से पीछे मुड़ता है। वहीं पर वो खड़ी हो जाती है और कहती है, क्या हुआ? जिस पर लू कहता है, लगता है मुझे अभी अभी किसी ने कोसा है। पर सू कहती है, अरे बिल्कुल नहीं, शायद तुम्हें कोई गलत फैमिली हुई होगी। जिसके बाद वो कहता है, तो फिर ठीक है, मैं अपने काम पर जाता हूँ। जिस पर वो कहती है, बिल्कुल तुम्हें अपने काम पर जाना चाहिए, हम ज़रूर आंटी से मिलने जाएंगे। जिसके बाद में लू तो स्माइल करता हुआ वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों यहाँ पर लू की मोम से मिलने जाते हैं। इन दोनों को देखते ही तो यहाँ पर तुरंत ही वो हक करने वाली पोजीशन बना लेती है। जिस पर लू भी अपने हाथ फैलाकर खड़ा हो जाता है, लेकिन यहाँ पर मोम थी जो कि उसे साइड में कर देती है, बिकॉज वो तो अपनी डॉटर इन लॉ से मिलने आ रही होती है। वो सू से बड़ी प्यार से पेश आती है। जिस पर लू तो कहता है, मोम क्या मैं आपको दिन नजर नहीं आ रहा हूँ? जिस पर वो कहती है कि अरे तुमसे तो मैं डेली मिलती हूँ, तुमसे थोड़ा नहीं मिलूंगी तो क्या हो जाएगा, मुझे तो आज सू से मिलने दो। देखो ना, वो तो बड़े दिनों के बाद आई है। यहाँ पर सू भी लू की मोम से कहती है, मुझे आपके खाने की बहुत ही ज़्यादा याद आ रही थी। जिस पर मोम कहती है, तो फिर चलो अंदर, मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारा खाना बनाया है। वो उन दोनों को अंदर लेकर चली जाती है। जब ये लोग अंदर जाते हैं, लू जल्दी से टेबल पर बैठ जाता है। जिस पर मोम उसे डांटती है और कहती है, जाओ जाकर हाथ धो कर आओ। जिस पर सू कहती है, तो फिर मैं भी चाहती हूँ हाथ धोने के लिए। जिस पर मोम कहती है, अरे तुम्हें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है और मैं तुम्हारी मदद हूँ ना करने के लिए। एंड फिर वो टिश्यू पेपर उठाती है और यहाँ पर सू के हाथ क्लीन करने लग जाती है। पर यहाँ पर वो सू के हाथ पर ब्रेसलेट देख लेती है और उसे देखकर पूछती है, ये ब्रेसलेट तुम्हारे पास में भी है? तभी लू जोर से चिल्लाता है। जिस पर मोम कहती है, इतना ज़्यादा क्यों चिल्ला रहे हो? वो वहाँ पर जल्दी से उनके पास आता है। तभी सू कहती है, क्या आप इस ब्रेसलेट के बारे में कुछ जानती है? तभी लू पीछे से इनकार करता है कि वो यहाँ पर कुछ भी ना बोले। मतलब वो इशारा करता है अपनी मोम को उन्हें कुछ ना बताने के लिए सू को। जिस पर मोम कहती है, अरे भला मैं इसके बारे में क्या ही जान सकती हूँ, मैं तो सिर्फ ये पूछने वाली थी, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, ये तुम्हें कहाँ से मिला, तुमने कहाँ से खरीदा है? जिस पर वो कहती है, दरअसल ये मुझे एक छोटे बच्चे ने दिया था। जिस पर मोम कहती है, अरे उसने ये तुम्हें दिया था, मतलब तो तुम्हारी बहुत ही परवाह थी उसे और तुमने अभी तक इसे संभाल कर रखा है, मतलब तुम्हें भी उसकी याद आती है, तुम भी उसकी परवाह करती हो। जिस पर यहाँ पर सू कहती है, दरअसल उसने मुझे वादा किया था जब वो बड़ा हो जाएगा तो मुझे ढूंढने के लिए ज़रूर आएगा, लेकिन शायद से वो अपना वादा भूल गया है। पर तो मोम गुस्से में लू की तरफ घूरने लग जाती है और मन में कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी लड़की के साथ ऐसा सब करने की? इस पर तो लू भी अपने मन में जवाब देता है, मोम आपका बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैंने कुछ ऐसा नहीं किया। पर वो इधर से कहती है, वो भी अपने मन में, कि किसी लड़की का दिल तोड़ने की तुमने हिम्मत भी कैसे की, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जिसके बाद में सू ठूस ठूस कर खाना खाना शुरू कर देती है। यहाँ पर मोम कहती है, मैंने सुना है कि तुम्हारी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाली है, आगे का तुम्हारा क्या प्लान है? जिस पर सू बताती है कि वो रेड वेस्ट हॉस्पिटल को ज्वाइन करने वाली है। जिस पर तो वो कहती है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मेरा बेटे भी वहीं पर है, अब तुम दोनों एक ही अपार्टमेंट में शिफ्ट हो सकते हो। अगले सीन में हम इन दोनों को लिफ्ट के बाहर देखते हैं। लिफ्ट के अंदर से कुछ लोग आते हैं और ये लिफ्ट के अंदर चले जाते हैं बाद में। तभी उनमें से एक आदमी के पास में हमारे हीरोइन की मोम का कॉल आ जाता है और वो कहती है, जैसा मैंने तुमसे कहा था करने के लिए वैसा तुमने किया है ना? जिस पर वो बंदा कहता है, बिल्कुल मैम, हमने सब कुछ आप ही अकॉर्डिंग तैयार किया है। इसके बाद हम देखते हैं दोनों अपार्टमेंट के बाहर जाते, लेकिन जैसे दरवाज़ा खोलते तो अपार्टमेंट को पूरा अच्छी तरीके से डेकोरेट किया गया होता है। ये देखकर तो सू तुरंत ही दरवाज़ा बंद कर देती है। जिस पर लू कहता है, ये ज़रूर कोई हमारा बहम होगा। दोनों ये सोचते हैं और दोबारा से दरवाज़ा खोलते हैं, लेकिन वो तो अभी भी डेकोरेट था। जिसके बाद में इन लोगों को यकीन हो जाता है ये कोई उनका हेलुसिनेशंस नहीं है और वे अंदर आ जाते। उसके बाद में यहाँ पर सू अपने रूम में आती है, जिसके साथ लू भी आ जाता है। यहाँ पे सू का रूम तो एकदम ब्राइडल रूम की तरह डेकोरेट किया गया था। जिस पर लू कहता है, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा इन सबको ठीक करने में।
मतलब दोबारा से हम इसको रीसेट करेंगे। पर वहाँ पर रखी डॉल्स को सू देखकर तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, उनके साथ खेलने लगती है। जिसके बाद में हमारा हीरो उसके क्लोज आ जाता है एंड वो उसको किस करना शुरू कर देता है सामने से। यहाँ पर सू भी उसको किस कर रही होती है, पर हमें पता चलता है ये तो सिर्फ उनका ख्याल था, मतलब वो सपना देख रही थी। और हमारा लू सामने ही खड़ा होकर उसे देख रहा होता है। बाद में वो उसके ख्यालों की दुनिया से उसे बाहर निकालता है और कहता है मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ इन सारी चीज़ों को हटाने में। जिस पर सू कहती है कोई ज़रूरत नहीं है। वो कहता है तो क्या तुम इस रूम में सोना चाहोगी? जिस पर सू कहती है बिल्कुल। तभी यहाँ पर लू सू गिरने वाली होती है, तो यहाँ पर लू इसे संभाल लेता है और फिर ये दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। बाद में यहाँ पर सू इसको रूम से बाहर भेज देती है और फिर अंदर से कहती है मैं अब सोने जा रही हूँ। अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। जब यहाँ पर सू सोकर उठती है तो जैसे दरवाज़ा खोलती है सामने लू खड़ा होता है, लेकिन क्योंकि ये नींद में होती है तो ये तो उसकी बॉडी को टच करना शुरू कर देती है और कह रही होती है जब भी तुम मेरे सपने में आते हो तो मैं तुम्हारी बॉडी को पूरी तरीके से टच कर सकती हूँ, लेकिन अफसोस रियल लाइफ में मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। एंड यहाँ पर तो सू उसको हक कर लेती है। उसके बाद में वो कहता है क्या वाकई में मैं तुम्हारे सपनों में आता हूँ? जिसके बाद में वो हाँ में जवाब देती है और फिर इसको रियलाइज़ होता है कि नहीं नहीं ये सपना नहीं है, ये तो हकीकत है। जिसके बाद में वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन ये बंदा तो इसको पकड़ लेता है और फिर कहता है तो आजकल तुम मेरे सपने देख रही हो? जिस पर सू कहती है हॉस्पिटल जाने के लिए देरी हो रही है। अगला सीन दोस्तों हम हॉस्पिटल का देखते हैं। तब ये एक डॉक्टर जी जल्दी से लू के पास आ जाती है और वो लू को पसंद करती है। वो कहती है आप जो प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए मुझे दिया था मैंने वो फाइल तैयार कर दिया। और वो खड़े खड़े काफ़ी ज़्यादा शर्मा रही होती है। जिस पर तो यहाँ पर लू बीच में सू को खड़ा कर देता है और वो जैसे उसको देखती है तो डर जाती है। फिर कहती है ये कौन है? जिस पर लू बताता है कि ये न्यू इंटर्न है। इसको वहाँ से लेकर वो फिर चला जाता है। जिसके बाद में यहाँ पर सू अपना पास्ट याद करती है। स्कूल टाइम में वो बैठकर आंसू बहा रही होती है। तभी यहाँ पर लू उसके पास आया था और एज ए बेस्ट फ्रेंड का उसने फर्ज निभाया था, यानी कि उसको खाने खिलाया था, उसके आंसू पूछे थे और इस लड़के ने तो उसी को प्यार समझ लिया था। सीन वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर ये कहती है कोई भी मुझे तुमसे नहीं छीन सकता है। अब हम लू और सू को देखते हैं जहाँ पे सू लू से कहती है डॉक्टर जी तुम्हें पसंद करती है? जिस पर वो कहता है बिल्कुल नहीं। सू कहती है उनकी नज़रों से पता चल रहा था, मैं कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ, मुझे साफ साफ समझ में आ रहा है। और तभी यहाँ पर और ये वही इंसान है जो कि हमें इंटरव्यू के टाइम पर दिखाया गया था। लू हान से कहता है कि इसको सारी चीजें समझा देना और वहां से कि ये कहकर चला जाता है। उसके बाद में हान कहता है देखो भले ही तुम इंटर्न हो लेकिन तुम्हें अच्छे से काम करना होगा, तभी तुम्हें सर्टिफिकेट मिलेगा और फिर शायद तुम्हें यहाँ पर प्लेसमेंट भी मिल जाए। जिसके बाद में वो कहती है बिल्कुल मैं बहुत ही अच्छा काम करूंगी। हम लू को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है। हान उसके पास आता है और कहता है रात की पार्टी को तुम होस्ट करने वाले हो, जिसके लिए तो यहाँ पर लू साफ इनकार कर देता है। जिसके बाद में हान वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि लू के पास में सू का मैसेज आ जाता है जो कि पूछ रही होती है क्या तो पार्टी में जाने वाले हो। और क्योंकि यहाँ पर जो सू थी वो तो पार्टी पे जाने वाली थी, इसलिए यहाँ पर लू भी हाँ बोल देता है। अब हम रात को पार्टी का सीन देखते हैं। वहाँ पर हम देखते हैं लू को, जिसे हाथ देखकर तो उसके पास आ जाता है और कहता है वाह यार क्या इत्तेफाक है, तुम तो नहीं आने वाले थे ना, फिर भी तुम यहाँ पर आ गई। और यहाँ पर लू को जी भी देख लेती है और वो उसे जल्दी से उसके पास आती है। तभी पीछे से यहाँ पर सू भी आ जाती है और वो उसका हाथ पकड़ने वाली थी, लेकिन उससे पहले जी उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाती है। जिस पर तो सू को काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो जाता है। वो वॉशरूम में चली जाती है, लेकिन फिर वो सोचती है पता नहीं मुझे इतना ज़्यादा फ़र्क क्यों पड़ रहा है। वो स्माइल करने की कोशिश करती है लेकिन उससे तो हो ही नहीं रहा था। और तभी वॉशरूम में भी यहाँ पर जी आ जाती है। यहाँ पर जी सू से कहती है क्या तुम लू को पसंद करती हो? जिस पर सू कहती है आपका क्या मतलब है? जिस पर जी उससे कहती है मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ पता किया है, वैसे भी तुम दिखने में सिंपल हो और एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती हो, तुम ज़्यादा रिच भी नहीं हो। तुमने तो आउटफिट भी पहना है ना, वो करीब 3 साल पहले बाजार में आया था जो कि अब बिकना भी बंद हो चुका है। तुम जैसी लड़की को कोई कैसे पसंद कर सकता है? एंड वो उसके क्लोज आकर उसके कपड़े को इंसल्ट करने लग जाती है। साथ ही वो ये भी कहती है कि तुम जैसी गरीब लड़की हमारी सोसाइटी में बिल्कुल भी फिट नहीं हो सकती है। वहाँ से चली जाती है सब कहकर, लेकिन सू को तो उसके ऊपर काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है। इसके बाद में वो पार्टी में आ जाती है और लू को देखती है जो कि अभी भी जी के साथ था। वहाँ पर बाकी की लड़कियां भी बात कर रही थी कि हमने कभी नहीं सोचा था कि डॉक्टर लू
और जी रिलेशनशिप में होंगे तो हमारा दिल तो एकदम ही टूट गया है। मैं उनके प्यार में थी, लेकिन अब शायद मुझे अपना प्यार किसी और पर शिफ्ट करना होगा। उन लड़कियों की बात सुनकर तो यहाँ पर सू को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो लगातार बहुत सारी ड्रिंक कर लेती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। लेकिन लू उसको जाते हुए देख लेता है और वो भी उसके पीछे जाना चाहता था, लेकिन यहाँ पर लड़कियों की भीड़ थी जो कि उसके सामने अड़ जाती है। हम सू को रास्ते में देखते हैं जो कि नशे में लड़खड़ाकर चल रही होती है। उसके पीछे पीछे एक लड़का होता है जो कि इसके पास आता है और कहता है, लड़की क्या तुम नशे में हो? जिस पर सू कहती है, क्या तुम्हें नज़र नहीं आता है? पर वो तो हंसने लग जाता है और कहता है, तुम बहुत ही ज़्यादा मजाकिया हो, चलो मेरे साथ में तुम्हें ले चलता हूँ। पर सू तो उसको तुरंत कह देती है, मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ भला कैसे चल सकती हूँ, और आगे बढ़ने लगती है। लेकिन वो लड़का तो यहाँ पर सू को पकड़ लेता है। तभी यहाँ पर लू आ जाता है और वो उसकी जमकर पिटाई करता है और वहाँ से भगा देता है। इसके बाद में यहाँ पर लू सू को संभालने की कोशिश करता है और वो उससे कहती है, मेरे से दूर हट जाओ, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, तुम बहुत ही बेकार हो। इसके बावजूद भी यहाँ पर लू उसे उठाकर घर ले आता है। लू तो यहाँ पर सू को डांट कर चुप रहने के लिए कहता है, लेकिन इसके बावजूद इन दोनों की क्लोजनेस कुछ ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद में लू कहता है कि बाद में मुझे दोष मत देना, क्योंकि बिकॉज तुमने मुझे उकसाया है। और इसके बाद में इन दोनों के बीच में रोमांटिक नाइट स्पेंड हो जाती है। इसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। सू जब जागती है, जो कि काफ़ी थकी हुई फील कर रही होती है, उसे याद आता है कि कल रात उसके और लू के बीच में क्या हुआ था। लेकिन फिर तो यहाँ पर सू कहती है, भला मुझे ऐसे सपना कैसे आ सकता है, ये सच में बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है। लेकिन ये मन ही मन में काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है। लेकिन फिर वो कहती है, उसकी गर्लफ्रेंड है, उसके बारे में और मैं ऐसे नहीं सोच सकती हूँ, हमें सिर्फ काम पर ध्यान देना चाहिए। मैं सिर्फ हॉस्पिटल में अपने काम पर ही ध्यान दूंगी। और वो पक्के वाला इरादा बना लेती है। जब सू रूम से बाहर आती है, वो देखती है लू ने पहले से ही ब्रेकफास्ट तैयार करके रखा है, जिस पर तो ये मन में सोचती है, इसको खाना बनाना भी आता है, खैर जाने दो, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अब मैं इसके सामने नहीं झुकने वाली हूँ। जैसे ही वो उसको देखता है तो वो तो उठकर चेयर को पीछे करने लग जाता है ताकि यहाँ पर सू आकर बैठ जाए और उसे वो खाना खाने के लिए कहता है। तो वो तो स्माइल करते हुए तुरंत भागकर आ जाती है और खाना खाना शुरू कर देती है। लू सामने से कहता है, अब हमें अपने रिश्ते के बारे में बात करनी चाहिए। जिस पर तो यहाँ पर सू कहती है, शायद लू को लग रहा है कि वो उसके जी के बीच में आ रही है, इसलिए वो सामने से तुरंत कहने लग जाती है कि बिल्कुल, मैं कसम खाती हूँ, मैं तुम्हारे काम के बीच में कभी नहीं आऊँगी और ना ही तुम्हें परेशान करूँगी। पर यहाँ पर लू कहता है, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो, मानो कल हमारे बीच में कुछ हुआ ही ना हो। तो वो कहती है कि कल रात, और फिर उसे याद आता है कि वो उसको अपने शोल्डर पर उठाकर लेकर आया था घर तक। जिस पर तो वो मन में सोचती है, सिर्फ इतनी सी बात के लिए तुम मुझे घर पर लेकर आए थे, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें शुक्रिया अदा करूँ? बिल्कुल नहीं, तुम तो बहुत ही घटिया कमीने हो। फिर वो उसे कहती है, कल के लिए मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगी। ये सुनकर तो उसके होश उड़ जाते हैं। बाद में वो गुस्से में खड़ा होता है और कहता है, क्योंकि तुम मुझसे छुटकारा पाना चाहती हो, इसलिए मैं तुमसे वो छीन लूँगा जो तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यारा है। एंड वो ये कहकर तो यहाँ पर सू के सामने से उसका खाना ही उठाकर ले जाता है और वो बेचारी तड़पती रह जाती है। इसके बाद हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहाँ पर सू तो काफ़ी ज़्यादा उदास बैठी होती है, क्योंकि ऑफकोर्स उसने खाना नहीं खाया था, उसको तो भूख लग रही थी। फिर हान यहाँ पर आ जाता है जो कि सबके लिए खाना लेकर आया था, जिसको तो सभी लोग क्या थैंक यू कहने लग जाते हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, आप तो वाकई में बहुत ही अमीर है। जिस पर हान कहता है, असल में ये मेरी तरफ से नहीं बल्कि लू की तरफ से ट्रीट है, उसने भिजवाया है। ये बताने अचानक से उसको क्या हुआ जो कि उसने यहाँ पर खाना भिजवा दिया। जिस पर एक डॉक्टर कहती है, ज़रूर ये जी के लिए होगा, वो कितना ज़्यादा रोमांटिक है। जिस पर जी भी स्माइल करने लग जाती है और कहती है, बिल्कुल, आमतौर पर वो मेरे साथ ऐसा ही बिहेव करता है। ये सुनकर तो यहाँ पर सू को तो काफ़ी ज़्यादा जेलसी होती है। हम देखते हैं बाहर से ये सब कुछ लू देख रहा होता है। उसके पास आता है हान और कहता है, तुम खुद क्यों नहीं अंदर जाते, क्या तुम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है? पर यहाँ पर लू तो वाज लाइक वो दिमाग से बिल्कुल पैदल है, उसे बस खाने से मतलब है। फिर जी की नज़र लू पर बढ़ जाती है और वो जल्दी से बाहर आती है और वो देखती है जिस जगह पर यहाँ पर लू खड़ा था, उस जगह से साफ साफ यहाँ पर सू नज़र आ रही होती है। जिसके बाद में तो उसे और भी ज़्यादा जेलसी फील होती है। यहाँ पर एक नर्स भागते हुए आती है जो कि यहाँ पर जी से टकरा जाती है। जिस पर तो जी पूछती है काफ़ी गुस्से में कि तुम्हें क्या हो गया है, इतनी क्यों तेज़ भाग रही हो? जिस पर नर्स बताती है, दरअसल म्यू फैमिली का बेटा ऊपर से कूद कर सुसाइड करना चाहता है, इसीलिए डी ने डायकोलॉजिस्ट को बुलाया है। ये सुनकर तो इस बंदी के दिमाग में खतरनाक आइडिया आता है और वो कहती है, इस काम के लिए तो सू बेहतर होगी, उसको ले जाओ। जिस पर नर्स कहती है, अरे वो तो न्यू इंटर्न है ना मैम,
वो कैसे संभाल पाएगी। और फिर म्यू परिवार उसकी बैंड बजा देगा। लेकिन जी कहती है नहीं नहीं, वो इस काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। नर्स को भी बात माननी पड़ती है और वो सू के पास आकर कहती है जरा चलिए, कोई सुसाइड करना चाहता है। जिस पर सू कहती तुम मेरे पास क्यों आई हो, पुलिस को बुलाओ ना। पर वो नर्स कहती है वो हमारा पेशेंट है, अगर उसको कुछ हो गया तो हॉस्पिटल के ऊपर बात आ जाएगी, इसलिए जल्दी चलिए, आप एक साइकोलॉजिस्ट है, ज़रूर इसमें मदद कर सकती है। जिस पर सू कहती है पहले मुझे खाना खाने दो। लेकिन नर्स तो उसको खींच कर ले जाती है। बेचारी का खाना भी अधूरा रह जाता है। हम देखते हैं म्यू परिवार के बेटे को, जो कि छत पर खड़ा हुआ होता है और सभी डॉक्टर्स यहाँ पर खड़े हुए होते हैं। अब हम म्यू परिवार के बेटे को देखते हैं, जो कि टेरेस पर खड़ा होता है कि सभी डॉक्टर आपस में बात कर रहे थे, अगर इसको कुछ हो गया ना तो इसके परिवार वाले हमारी बैंड बचा देंगे, हमें नहीं छोड़ेंगे। जिस पर तो वो चिल्लाकर कहता है सब लोगों को मेरे परिवार से डर लगता है, तुम्हें मेरी कोई भी फिक्र नहीं है। और तभी यहाँ पर नर्स हमारी हीरोइन यानी कि सू को लेकर आ जाती है। तो डीन कहता है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकती हो। जिस पर तो साइड में खड़ी हुई यहाँ पर जी सलाह देती है कि इसी को जाने दो, अगर कुछ हो गया तो हम इसी के ऊपर सारा ब्लेम डाल देंगे। जिस पर डीन भी खुश हो जाता है और यहाँ पर सू से कहता है कि जाओ जाकर उससे बात करो, उसे मनाओ। साथ ही वो ये भी कह देता है अगर तुमने ये काम अच्छे से किया तो मैं तुम्हारा प्रमोशन करा दूंगा। तो ये बंदी तो काफ़ी खुश हो जाती है और तुरंत ही यहाँ पर उसके पास आ जाती है। म्यू परिवार का बेटा उसे वहीं पर रुक जाने को कहता है, लेकिन यहाँ पर सू तो उसी के साइड में जाकर बैठ जाती है। जिसके बाद में यहाँ पर सू उस लड़के को एक कैंडी देती है, वो लेता नहीं है। तो ये कहती है वैसे तो तुम मरने से भी नहीं डरते हो, तो क्या एक कैंडी से डर रहे हो। पर वो चिढ़ते हुए उसके हाथ से कैंडी ले लेता है। लड़का कहता है खाने के बाद में ये बहुत ही ज़्यादा मीठी और टेस्टी है। जिस पर सू कहती है बिल्कुल सही कहा, लेकिन क्या तुम वाकई में सीरियस हो, बिकॉज अगर तुम यहाँ से मर गए तो तुम दोबारा इसे कभी नहीं खा पाओगे, तुम्हारे मॉम डैड भी तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान होंगे। वो कहता है जब से मेरी मसर गई है मेरे डैड को मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है, परवाह है तो अपने नए परिवार की और अपने कमीने बेटे की। साथ ही मुझे भी कैद कर कर रख दिया ताकि मैं कुछ ना कर सकूं। और यहाँ पर खड़े हुए सभी लोगों को ये परवाह नहीं है कि एक इंसान मर जाएगा, बल्कि उनको ये परवाह है कि इनके हॉस्पिटल को कुछ ना हो जाए, उसके हॉस्पिटल का नाम ना खराब हो जाए। वो उन सभी डॉक्टर से कहता है तुम सभी गधे हो, तुम्हें इस पोजीशन पर होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि तुम बहुत ही बड़े मतलबी हो। बाद में वो लड़का उनसे कहता है तुम ही बताओ भला मैं जिंदा क्यों रहूं। जिस पर सू कहती है पर तुम अभी भी जिंदा हो। और वो उससे कहती है भरोसा रखो, जिंदगी में सब कुछ अच्छा होगा, फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होगा। जिस बीच दूसरा डॉक्टर्स आकर इस बंदे को पकड़ कर ले जाते हैं। और अभी तक तो यहाँ पर सू जो थी वो फुल कॉन्फिडेंस में वहाँ पर खड़ी थी, लेकिन अचानक से डरते हुए कहती है मैं बहुत ही कमज़ोर हूँ, कोई मुझे उतार लो, कोई मुझे बचा लो। यहाँ पर एक नर्स और जी जल्दी से उसको पकड़ने के लिए आते हैं, लेकिन जी तो जानबूझकर यहाँ पर सू को गिराने लगती है। ये गिरने ही वाली थी, लेकिन यहाँ पर ऐन वक्त पर लू पहुंच जाता है और वो यहाँ पर सू को बचा लेता है। वो उससे पूछता है क्या वो ठीक है, लेकिन वो तो देखती है कि उसका पाँव मुड़ गया है। जिसके बाद तो यहाँ पर लू गोद में उठाकर सू को ले जाता है। सू कहती है मुझे उतार दो, लेकिन लू कहता है शांत हो जाओ। उसको वहाँ से वो लेकर चला जाता है। ये देखकर तो जी काफ़ी गुस्से में आ जाती है और वो कहती है मैं तुमसे इससे पहले मिली थी, इसके बावजूद भी तुम नए लोगों के इतने ज़्यादा करीब कैसे आ सकते हो, वे तुम्हें इतने अच्छे कैसे लग सकते हैं, कोई भी तुमको मुझसे नहीं छीन सकता है। हम इन दोनों को देखते हैं जहाँ पे लू सू के पाँव की परवाह कर रहा होता है, दवाई लगा रहा होता है, साथ ही में वो उसको डांट भी रहा होता है। वो कहता है तुम्हें नहीं लगा था कि वो कितना ज़्यादा खतरनाक है, अगर मैं थोड़ी देर नहीं आता ना तो तुम इस वक्त मुर्दा घाट में होती। ये सारी बातें सुनकर तो यहाँ पर सू रोने लग जाती है। जिस पर लू से देखता है और कहता है मेरा ये मतलब नहीं था, लेकिन ये तो उसे धक्का दे देती है और कहती है मुझे बचाने की ज़रूरत नहीं, तुम अपनी लवर उस जी को बचाओ जाकर। जिस पर तो तुरंत ही लू कहता है वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। जिस पर वो कहती है क्या वाकई में वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है। जिस पर वो कहता हाँ। उसके बाद सू रोने लग जाती है और कहती है वो जगह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी, मुझे डर लग रहा था, पर लू सू को कर लेता है। जिसके बाद में वो कहती है मुझे भूख लगी है। जिस पर लू कहता है मैं कुछ खाने के लिए लाता हूँ। जिस पर सू बहुत ही क्यूट वे में कहती है कि जो भी लाना दो लाना। उसके बाद हम देखते हैं कि लू तो यहाँ पर इस बंदी को हॉस्पिटल में ही एडमिट करा देता है। वहाँ पर सू उससे कहती है मेरा पाँव अब ठीक हो चुका है, क्या मैं जा सकती हूँ। जिस पर लू कहता है बिल्कुल नहीं। और डोर नॉक होता है।
उसके बाद में जब लू दरवाज़ा खोलता है तो यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि म्यू परिवार का लड़का खड़ा होता है, जो कि सू के लिए बुके लेकर आता है। साथ ही में वो यहाँ पर सू से ये भी कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहोगी। पर यहाँ पर लू तुरंत ही उस बुके को साइड में फेंक देता है और कहता है ये तुम्हें पसंद नहीं करती है, यहाँ से दफा हो जाओ। पर यहाँ पर मिस्टर म्यू कहते हैं कि तुम होते कौन हो ये बोलने वाले। जिस पर तो यहाँ पर लू कहता है क्योंकि मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। वो कहता है मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो। जिस पर यहाँ पर लू तो सू को किस करने लग जाता है। ये देखकर तो मिस्टर म्यू गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद में यहाँ पर सू खुद को उससे दूर कराती है और कहती है क्या तुम पागल हो चुके हो, ये क्या कर रहे हो। जिस पर लू कहता है तुम एक डॉक्टर हो, अपने पेशेंट से थोड़ी दूरी बना कर रखो। ये सब कुछ क्या चल रहा है, हमारे पेशेंट्स तुम्हारी तरफ इतने ज़्यादा क्यों अट्रैक्ट हो रही है। जिसके बाद वो कहती ठीक है। मिस्टर लू कहते हैं मैं जाता हूँ और बाद में आऊँगा, और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद में हम सी को देखते हैं जो कि लू के कैबिन में जाती है और वो वहाँ पर डेस्क पर बैठ जाती है और तभी उसको एक फ़ोटो नज़र आ जाती है जिसमें यहाँ पर 2 लोग होते हैं, साथ ही में ब्रेसलेट भी होता है। एंड ये पहचान जाते हैं कि ये बच्चे और कोई नहीं बल्कि सू है। जिसके बाद हम देखते हैं अगले दिन एक बार फिर से मिस्टर म्यू मिलने के लिए आ जाते हैं सू से, और वे तोहफे के तौर पर उसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें लेकर आए होते हैं। और ये सारे तोहफे अब्रॉड से मंगाए गए होते हैं बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। और तभी रूम के अंदर आ जाता है लू यहाँ पर मिस्टर म्यू को देखकर कहता है कि क्या मेरी बात तुम्हें समझ में नहीं आई, अपना सामान उठाओ और यहाँ से चले जाओ। साथ ही में वो यहाँ पर सू को भी खाना खिलाने लग जाता है। पर यहाँ पर ये सब कुछ देख कर तो मिस्टर म्यू को जेलसी फील हो रही होती है और वो यहाँ से चला जाता है। जब वो बाहर आता है तब यहाँ पर जियो से कहती है मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, और उसके हाथ में यहाँ पर मिस्टर लू का ब्रेसलेट होता है। हमको अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सू एक्सरसाइज कर रही होती है। तभी यहाँ पर मिस्टर म्यू आ जाते हैं, उसको देखकर जाने लगती है लेकिन वो उसको रोक लेता है। पर यहाँ पर ये सू तो कहती है कि मुझे लगता है हम दोनों साथ में बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। जिस पर वो कहता है पर ज़रा पहले इस ब्रेसलेट को तो देख लो। उसे देखकर तो वो हैरान हो जाती है। अब हमको हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जी नर्स के साथ होती है। जैसे ही यहाँ पर मिस्टर लू वहाँ से गुजरते हैं तो वो नर्स से कहती है मुझे नहीं पता था कि डॉक्टर सू ऐसी होगी। वो अपने एक पेशेंट के साथ में और उससे बोल रही थी कि आज रात उसके साथ वो डेट पर जाने वाली है। ये बात सुनकर तो लू काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और पूछता है तुम लोग किसके बारे में बात कर रहे हो। अब हमको दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है सू का। यहाँ पर ब्रेसलेट को देखकर अपने पास्ट को याद करती है। जब यहाँ पर ये बंदा उससे दूर जा रहा था तब वो उससे आवाज़ लगाती है एंड वो भी भागकर उसके पास आ जाता है और उसके हाथ में ब्रेसलेट पहनाकर कहता है इसको संभाल कर रखना, जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तो तुमसे मिलने के लिए ज़रूर आऊँगा। साथ ही में वो यहाँ पर इसे प्रॉमिस करता है कि वो उसी के साथ शादी करेगा। उसके बाद हम लू को देखते हैं जो कि भाग कर आता है तो वो देखता है सू को म्यू की कार में बैठते हुए। एंड यहाँ पर मिस्टर म्यू भी लू को देख लेते हैं। फिर वो उसकी तरफ एक चिढ़ाने वाली स्माइल करता है और वहाँ से चला जाता है सू को लेकर। अगले सीन में हम लू को ड्रिंक करता हुआ देखते हैं। यहाँ पर जिया जाती है लेकिन क्योंकि ये नशे में था तो इसको ऐसा लगता है कि इसके सामने सू बैठी हुई है। उसके शोल्डर पर वो अपना सर रख लेता है जिस पर तो सी काफ़ी खुश हो जाती है और वो कहती है कुछ भी कर सकती हूँ तुमको पाने के लिए। दूसरी तरफ हम सू को देखते हैं जो कि मिस्टर म्यू के साथ में थी। एंड यहाँ पर वो एक कपल को देखती है और उनको देखकर यहाँ पर उसको लू की याद आ जाती है। वो एक हर एक पल याद करती है जब वो यहाँ पर मिस्टर लू के साथ में थी और उसके साथ में काफ़ी खुशी से बिता रही थी। इसके बीच में यहाँ पर इस बंदे को तो मिस्टर म्यू में लू ही नज़र आने लग जाते हैं। पर जब भी इसे रियलाइज़ होता है कि नहीं इसके सामने तो म्यू बैठे हुआ है तो ये पीछे हट जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पर लू को जब होश आता है तो वो जल्दी से उसके शोल्डर से अपना सर टाल लेता है और उसको वहाँ देखकर हैरान हो जाता है। ये दोनों ही यहाँ से जाने लगते हैं तो वो यहाँ पर सू से कहता है कि मुझे बताओ कि ऐसा उसमें क्या है जो तुम मुझ में पसंद नहीं करती हो, वो क्या इतना अच्छा है। तो दूसरी तरफ हम यहाँ पर देखते हैं लू को जाता हुआ और यहाँ पर वो कहता है कि उससे अच्छा होने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमें दोनों दिखाए जाते हैं जो कि एक साथ कहते हैं जब तक हम उससे पसंद करते हैं और उससे अच्छा होने की ज़रूरत नहीं है। वो वहाँ से निकल जाता है जिस बच्चे को तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। यहाँ पर दूसरी तरफ हमारी सू उससे कहती है मेरे पीछे टाइम वेस्ट मत करो, मुझे उम्मीद है कि
तुम्हारे लिए भी एक लड़की ज़रूर बनाई होगी गॉड ने, जो कि तुम्हें एक ना एक दिन ज़रूर मिल जाएगी, जो कि सिर्फ तुम्हें पसंद करेगी और उसके लिए तुम जैसे हो वैसे ही अच्छे हो। तुम्हें अच्छा बनने का नाटक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर वो सामने से कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं हार गया हूँ। उसके बाद ये बंदा तो उस ब्रेसलेट को देते हुए कहता है तो फिर ठीक है, इस ब्रेसलेट के असली मालिक को इसे लौटा दो। और ये सीन यहीं पे कट जाता है। उसके बाद हम सू को देखते हैं जो कि यहाँ पर भागते हॉस्पिटल आ जाती है और बैकग्राउंड में हम लू की वॉइस सुन पा रहे होते हैं जिसमें वो बोल रहा था असल में ये ब्रेसलेट किसी और का नहीं बल्कि लू का है। तो यहाँ पर सू तो अपार्टमेंट में आ जाती है लेकिन वो यहाँ पर लू को नहीं पाती है। उसके बाद में वो उसके रूम में जाती है तो वहाँ पर भी लू नहीं होता है। जिसके बाद में तो यहाँ पर सू को लू के टाइम मिल जाती है। उसे देखकर यहाँ पर सू को याद आ जाता है कि उस रात वाकई में वो जो देख रही थी वो सपना नहीं था बल्कि वो हकीकत थी। उन दोनों के बीच में रोमांस हुआ था। जिसके बाद तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और उसको ढूंढने के लिए बाहर जाती है। लेकिन तभी यहाँ पर सामने से लू आ जाता है। जैसे ही उसको देखती है वो तुरंत ही इसको हक कर लेता है और कहता है देखो मुझे खुद से दूर मत करना। फिर वो बताता है बचपन में मुझे एक छोटी सी प्यारी सी लड़की मिली थी जिससे मुझे प्यार हो गया था। मैंने उससे वायदा किया था कि मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं तुम्हें ढूंढने ज़रूर आऊँगा और तुम्ही से शादी करूँगा। जिसके बाद में मैं बड़ा हुआ फिर मैंने उसे बहुत ही ढूंढा लेकिन मुझे वो नहीं मिली। लेकिन एक रोज़ वो मेरे सामने आ गई। वो उससे दूर हटता है और कहता है और अब वो बड़ी हो गई है और बहुत ही खूबसूरत हो गई है। उसके गाल खींचते हुए कहता है पर वो अभी भी पहले जैसी बेवकूफ़ बिकॉज वो मेरे साथ फिजिकल हुई। इस बात का उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। इनफैक्ट वो तो किसी और के साथ डेट पर जा रही है और इसके लिए तो मैं सिर्फ एक ऑब्जेक्ट हूँ। वो कभी भी मुझे यूज़ करके फेंक सकती है। वो दोबारा से उसको हक कर लेता है और उसे कहता है मैं वाकई में बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो वो कहती है मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। जिस पर तो वो सामने से कहता है तुम फिर से झूठ बोल रही हो ना। और फिर वो टाइटली उसे हक कर लेता है और कहता है दोबारा बोलो। जिस पर सू कहती है मैं वाकई में तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हूँ। और वो कहता है तुम बिल्कुल भी ईमानदार नहीं हो। जिस पर तो यहाँ पर सू उसे धक्का दे देती है और जोर पर से उसके ऊपर चिल्लाती है। जिस पर तो यहाँ पर लू सल्यूट करते हुए कहता है यस मैडम। जिस पर सू उसका हाथ पकड़ लेती है और फिर कहती है मैं तुम्हें पसंद करती हूँ एंड फिर वो उसे किस करने लग जाती है। जिसके बाद तो यहाँ पर मिस्टर लू काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर सामने से ये भी उसे किस करता है काफ़ी देर तक और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ पर लू ब्रेकफास्ट बना रहा होता है और यहाँ पर जो सू थी वो आधी नींद में उठकर आती है और आते ही यहाँ पर वो लू की कमर से लटक जाती है। यहाँ पर वो लू को पीछे से हाथ कर लेती है। जिसके बाद वो कहता है कि तुम जा गई। जिस पर सू कहती है हाँ और बोलती है कि क्या उसका ब्रेकफास्ट रेडी है। जिस पर वो तो काफ़ी खुश हो जाता है और बाद में लू सू की तरफ देखता है और वो नोटिस करता है वो वाकई में काफ़ी ज़्यादा छोटी हाइट की है। और फिर वो उसके पाँव को भी देखता है उसने फुटवेयर्स नहीं पहने थे। उसके बाद तो वो उसको काउंटर पर बैठा देता है और उसकी हाइट थोड़ी लंबी हो जाती है। जिसके बाद में यहाँ पर मिस्टर लू सू को किस करने लग जाते हैं। इसके बाद में सू कहती है क्या खाना बन गया। जिस पर लू कहता है बिल्कुल खाना बस कंप्लीट होने वाला है। बाद में वो उसको खाना टेस्ट कराता है और पूछता है कैसा है। जिस पर सू कहती है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लू सू को उसके घर ड्रॉप करने के लिए जाता है। ये दोनों घर के बाहर होते लेकिन सू का जाने का मन बिल्कुल नहीं था। तो वो बार बार यही बोली जा रही थी कि मुझे तुम्हारी याद आएगी। जिस पर तो वो उसे हक कर लेता है। अब ये लोग यहाँ पर हग और किस कर ही रहे होते हैं कि यहाँ पर सू की मॉम अपने दोस्तों के साथ वहीं से गुजर रही होती है। वो जैसे इन दोनों को देखती है तो वे तीनों ही पेड़ के पीछे छुपकर झांकने लग जाती है और आपस में कहती है आज की जनरेशन तो एकदम ख़राब हो चुकी है। इन लोगों को तो शर्म ही नहीं आती है रोड पर खड़े होकर ये सब कुछ कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर सू की मॉम की नज़र अपनी बेटी पर पड़ती है तो उसके तो होश उड़ जाते हैं। वो जोर से उसका नाम लेकर चिल्लाती है। सू भी उन्हें देख लेती है और घबरा जाती है। वो जल्दी से लू को दूसरी तरफ घुमा देती है। जिसके बाद मोम भागकर इसके पास आती है और कहती है बेशरम लड़की तुम ये क्या कर रही हो। वो लू को जैसे ही अपनी नज़र घुमाती है वो एकदम कहती है अरे तुम तो डॉक्टर लू हो ना। सू कहती है क्या आप इन्हें जानती है। जिस पर वो कहती है बिल्कुल मैंने इनकी फ़ोटो देखी थी। अब यहाँ पर लू उन्हें ग्रेट करता है। बाद में इन दोनों को वो अंदर लेकर चली जाती है और सीधे ही यहाँ पर लू के सामने कार्ड रख देती है और फिर कहती है बताओ मेरी बेटी से तुम कैसे शादी करना पसंद करोगे। यहाँ पर जो सू थी वो कहती है आप ये क्या कर रही है मोम। जिस पर मोम कहती है शांत हो जाओ।
सब कुछ मैं हैंडल कर लूँगी बिकॉज मैं तुम्हारी मॉम हूँ, लेकिन तुम एक चीज़ हैंडल करो, अपनी भूख को कम खाया करो। अगर वो तुम्हें देखेगा कि तुम किसी राक्षस की तरह खाती हो तो वो तुमसे डरकर भाग जाएगा। जिस पर तो यहाँ पर लू हंसने लग जाता है, जिसके बाद में मॉम कहती है देखो मेरी बेटी बहुत ही ज़्यादा खाती है, थोड़ी बदतमीज़ है, शरारतें भी करती है और दिमाग नाम की तो इसमें चीज़ ही नहीं, इसको झेलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। क्या तुम अभी भी इससे शादी करने को तैयार हो? जिस पर गुल्लू कहता है मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूँगा। पर तो मॉम काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। अब हमें अगले सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यहाँ पर सू ऑफिस बैठकर काम कर रही होती है। तभी नर्स भागते हुए इसके पास आती है, वो इसका हाथ पकड़ के इसे बाहर खींच ले जाती है। यहाँ पर सारी नर्स मिलकर तो उसे घेर लेती है और उसके कपड़े बदल देती है। हान आ जाता है जो कि उसको एक रोज़ देता है। अब एक नर्स भी उसको एक रोज़ देती है। लिन भी खड़ी हुई थी जो कि उसको रोज़ देने के लिए खड़ी थी। जैसे यहाँ पर सूजी को देखती है तो जल्दी से उसके पास जाती है, उसको रोज़ देती है और कहती है अगर तुम्हारा हस्बैंड होगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे भूल जाओगी। फिर इसके बाद में सू की नज़र थोड़ी दूर पर बढ़ती है जहाँ पर इसकी मदर इन लॉ खड़ी थी, यानी कि लू की मॉम। उसके पास जाती है तो वो भी इसको एक रोज़ देती है और कहती है अगर वो बदमाश तुम्हें परेशान करेगा तो मुझे बताना, अच्छे से सबक सिखाऊंगी, उसकी अच्छे से पिटाई करूंगी। वो कहती है ठीक है और फिर उसकी नज़र अपनी मोम पर पड़ती है। यहाँ पर वो उनके पास जाती है, वो भी इसे एक रोज़ देती है, साथ ही में उसको एक प्यारी सी हग करती है और कहती है मैं तुम्हारे लिए बहुत ही खुश हूँ बेटा। इस सब के बाद में यहाँ पर फाइनली सू मिस्टर लू को देखती है, जहाँ पर उसकी मम्मी इशारा करते हुए कहती है जाओ उसके पास, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। यहाँ पर लू भी बुके लेकर खड़ा था। इसके बाद में यहाँ पर मिस्टर लू कहते हैं तुम आज बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही हो, और घुटनों पर बैठकर उसे बुके देते हुए शादी के लिए प्रपोज कर देता है। पीछे खड़े हुए बाकी सारे डॉक्टर्स भी यहाँ पर भी बोल रहे होते हैं कि सू हाँ कर दो और हाँ कर दो। सू को भी फाइनली हाँ करना पड़ता है शादी के लिए। इसके बाद में दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। दूर से म्यू भी इनको देख रहा होता है। अब यहाँ पर लू की नज़र जैसे उसके ऊपर पड़ती है वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन लू जल्दी से उसके पास जाता है और कहता है तुम कहाँ जा रहे हो? जिस पर मिस्टर म्यू कहता है उसने सही कहा था, मुझे इतना नीचे नहीं गिरना चाहिए था, वापस से जा रहा हूँ और जो कुछ भी मेरा है वो मैं सब कुछ लेकर रहूँगा। और यहाँ पर लू कहता है अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो लू परिवार तुम्हारी मदद ज़रूर करेगा। पर वो स्माइल करता है और कहता है अगर मैं ये भी नहीं कर पाया ना तो मैं ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाऊँगा, इसीलिए मैं उसको अकेला ही करना चाहता, इसलिए मैं सब कुछ अकेला ही करना चाहता हूँ। और वो 2 कदम आगे बढ़ता है और पीछे मुड़कर कहता है इस बार तुम जीत गए, लेकिन अगर तुमने उसे डराया धमकाया ना या उसका ख्याल नहीं रखा तो याद रखना मैं उसे तुमसे काफ़ी दूर ले जाऊंगा। जिस पर यहाँ पर लू कहता है कि मैं तुम्हें इसका मौका ज़िंदगी में कभी नहीं दूंगा। अब हम जे को देखते हैं जो कि उनको देखकर आंसू बहा रही होती है। यहाँ पर सूस के पास आती है जिसके हाथ में वे स्नैक्स थे जो कि हमने इस ड्रामा के स्टार्टिंग में देखे थे, जिससे कहानी शुरू हुई थी। ये स्नैक्स पहली दफ़ा लू ने यहाँ पर सू को दिए थे। यहाँ पर सू को देखकर जी कहते तुम यहाँ पर क्यों आई हो, क्या जताना चाहती हो कि तुमने उसे शादी कर लिया, तुम जीत गई हो? जिस पर यहाँ पर सू कहती है बिल्कुल नहीं, मैं तो सिर्फ इतना कहने आई हूँ तुम बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो और बहुत ही स्मार्ट हो और अपने काम में बहुत ही ज़्यादा माहिर हो। एक दिन तुम्हें ऐसा इंसान ज़रूर मिलेगा जो सिर्फ तुम पर ही ध्यान देगा और तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करेगा। एंड वो स्नैक्स यहाँ पर वो जी के हाथ में रख देती है और कहती है उदास होते हुए कुछ खा लेना चाहिए, यही बेहतर होता है, इसलिए इन स्नैक्स को खा लो, इससे तुम्हें अच्छा फील होगा। एंड ये कहकर वो वहाँ से मुड़कर जाने लगती है। जिसके बाद में यहाँ पर जी उसे खोल कर देखती है, फिर वो अपने पास्ट को याद करती है। सीन वापस से प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ पे यहाँ पर जो जी थी वो रोते हुए यहाँ पर उन स्नैक्स को खा लेती है। लास्ट में हमें दिखाया जाता है ये सभी एक अच्छे से फोटो ले रहे होते हैं। और इसी के साथ में दोस्तों इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।